नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैटरी। सीबीएसई के द्वारा 15, 16 और 21 मार्च को जो एग्जाम हुए थे उनके एग्जाम पेपर अपलोड कर दिए। तो आज ही अपलोड किए हैं और आज हम लेकर आए हैं 15 तारीख, है ना, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका रिव्यू करने जा रहे हैं, है ना, कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, कैसे उसके आंसर सही होने थे, कैसे नहीं, है ना। बहुत सारे लोगों का पेपर निकल गया होगा, उनको बधाई, और जिन लोगों का पेपर नहीं निकला होगा वो वीडियो को ध्यान से देखें, कहाँ हमसे गलती हुई है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हालांकि मैंने पेपर थोड़ा सा देखा हुआ है, इसमें पेपर जो निकला हुआ है ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है ना, मीडियम रेंज का पेपर था। तो आई होप सो कि आप बहुत सारे लोगों का ये पेपर निकल गया होगा। इसका पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एक सिस्टम टूल है ना। सिस्टम टूल मतलब कि हमसे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछ रहा था, है ना। तो जिन लोगों ने हमारे पहले वीडियो देखे हैं उनको पता होगा कि सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमें यूटिलिटीज पड़ी हुई है, उसी यूटिलिटीज में हमको सारे के सारे टूल्स मिल जाते हैं, है ना। चाहे वो डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो, चाहे कंप्रेसर हो, है ना, चाहे क्लीनर हो, चाहे बैकअप हो, चाहे एंटीवायरस हो, है ना, चाहे क्लीनर, है ना। तो टोटल 5 तरीके की हमने टूल्स पढ़े हैं, सिस्टम टूल्स। तो उसी में से एक टूल्स यहाँ पे रखा हुआ है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, है ना। इसके अलावा एमएस वर्ड, विनजिप और ओरेकल, है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। ये जहां जिसकी जैसी जरूरत होगी उसके हिसाब से वो लोग इंस्टॉल करेगा, ये सबको हमको जरूरत भी नहीं है ना। लेकिन चूंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो हमारे कंप्यूटर में अनिवार्य रूप से पहले से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न था, असंगत विकल्प का चयन करें। मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा असंगत है वो हमको बताना है ना। तो असंगत का मतलब ये है कि 3 सिमिलर है और एक अलग है ना। देखो, रोम क्या है, हमारी मेमोरी है, रैम भी क्या है, हमारी मेमोरी है, कैश भी क्या है, हमारी मेमोरी है। ये तीनों तो हमारी मेमोरी हो गई, है ना। बचा यहाँ पे साटा। साटा क्या है भैया, है ना। तो साटा इज द पोर्ट ऑफ हार्ड डिस्क एंड डीवीडी राइटर, है ना। मदरबोर्ड में पोर्ट होता है साटा का, उसी में हम लोग हार्ड डिस्क लगाते हैं। या तो हम साटा हार्ड डिस्क लगाएंगे या हम साटा डीवीडी लगाएंगे, है ना। साटा के पहले आईडी हार्ड डिस्क आती थी, है ना, जो लंबे चौड़े बहुत सारे उसमें तार निकली होती थी, बड़ी चपटी सी केबल होती थी, उसको अटैच करके हम चलाते थे। साटा केबल पतली सी हो गई, शॉर्ट हो गई, है ना। तो साटा क्या है, एक पोर्ट है भैया, है ना। किसका, मदरबोर्ड में हमको साटा पोर्ट मिलता है, हार्ड डिस्क में पोर्ट मिलता है, जिससे हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस को। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ साटा ही है जो कैसा है, अलग है, भिन्न है ना। और हमसे क्या पूछा है, कौन सा असंगत है। ठीक, तो साटा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, वैसे भी इसमें दिख ही रहा है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन में से है कि सारे मेमोरी के पार्ट और साटा अलग है, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही लगाया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो ये तो हम सीधे सीधे से पता है हमको कि बीटी होती है ना। बीट से बड़ा क्या होता है, बाइट होता है। बाइट से बड़ा क्या होता है, तो केबी होता है ना। केबी से बड़ा फिर क्या आएगा, एमबी आएगा, है ना। एमबी से बड़ा फिर जीबी आता है, जीबी से बड़ा टीबी आता है, टीबी से बड़ा पीबी आता है ना। ये प्रॉपर हमको सीक्वेंस पता है, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि सबसे छोटी जो इकाई होती है वो बीटी होती है। या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, 1 होगा। ये होता है हमारा बिट। जब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तब ये क्या बनेगा, तब बनेगा वो एक बाइट बनेगा, है ना। तो सब छोटी इकाई कौन सी, बिट। चलिए, तो ये भी सही था। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग नहीं है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है फिर से, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब कि सिस्टम के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। तो कौन सा अनिवार्य होगा और कौन सा अनिवार्य नहीं होगा। तो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये अनिवार्य नहीं होते हैं और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, है ना। देखिए, स्प्रेडशीट मतलब कि एक्सेल की बात कर रहा है, तो एक्सेल हमको पता ही है कि एक्सेल क्या है। एक्सेल भैया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए उसका आंसर उसने बिल्कुल वहां पे सही बताया है। असेंबलर कंपाइलर क्या होते हैं, ट्रांसलेटर है ना, कि किसी भी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रोग्राम ने डेवलप किया है तो उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर का यूज करते हैं। असेंबलर क्या करता है, असेंबलर असेंबली भाषा में कोई प्रोग्राम लिखा हो तो उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है
है ना। सिस्टम यूटिलिटीज क्या होती है, सिस्टम यूटिलिटीज हमने इसके पहले देखी, जस्ट पहले वाले प्रश्न में, है ना। डिफ्रेगमेंटर, क्लीनर, कंप्रेसर, बैकअप, एंटीवायरस, ये सारे क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, है ना। तो इसमें से कौन सा अलग है, तो ये स्प्रेडशीट है ना। क्यों अलग है, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बाकी सारे हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, विभिन्न हस्तलेखन शैली और फॉन्ट पहचानता है, मतलब खालिस्तान की बात कर रहा है वो, है ना। हस्तलिखित शैलियां मतलब हाथ से लिखी हुई, और फॉन्ट को पहचानता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों और भौतिक दस्तावेज से ले सकता है ना। तो क्या कहलाएगा भैया, है ना। तो यह तो बिल्कुल आईसीआर होगा, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, है ना। अगर हम प्रश्न से तुलना करें, प्रश्न बोल रहा है कि हाथ से लिखा हुआ या फॉन्ट को वो पहचान लेगा और विभिन्न प्रपत्रों या भौतिक दस्तावेज से उसको इंसर्ट भी कर सकता है ना। तो ये क्या होगा, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइज होगा, बिल्कुल, है ना। अब वो कैलकुलेटर तो होगा नहीं भैया, है ना। या माइक्रोसॉफ्ट पेंट होगा नहीं, पेंट बस नहीं करनी है हमको, है ना। या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं होगा, है ना। इनमें सब में हमको इनपुट देने होते हैं, हमारे अकॉर्डिंग देने होते हैं, ये पहचानता किसी को नहीं है। लेकिन आईसीआर जो होता है, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइज, ये क्या करता है, ये अक्षरों को पहचानता है कि ये ऐसा अक्षर है, उसको इंसर्ट कर लेता है, स्कैन कर लेता है, सीधे सीधे अगर हम बात करें, है ना। तो बिल्कुल आईसीआर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस है ना। इसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस पहचानने किसमें है और किसमें नहीं है, देखते हैं, है ना। हमारे पास है स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है ना, और मॉनिटर फिर इनपुट आ गया। कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, आउटपुट डिवाइस है माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है ना। हमको सिर्फ एक कौन सा चाहिए, हमको सिस्टम आउटपुट दिया, है ना। तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, है ना, ये तीनों के तीनों क्या है भैया, ये आउटपुट डिवाइसेस है। तो यहाँ पहचानने में मेरे को लगता है आप लोगों को दिक्कत नहीं गई होगी, है ना, क्योंकि आप लोगों ने हमारा इनपुट और आउटपुट यूनिट का पूरा के पूरे जो वीडियो है, दोनों के दोनों जरूर ध्यान से देखे होंगे। तो आपके यहाँ पे एक प्रश्न बिल्कुल आग बंद करके सही हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स एक सक्रिय सेल के खाली स्थान को प्रदर्शित करता है। नेम बॉक्स में क्या दिखेगा, बस ये हमसे पूछ रहा है, बात नेम बॉक्स की हो रही है, मतलब कि प्रश्न किसका है भैया, एमएस एक्सेल का प्रश्न है। तो एमएस एक्सेल जिन लोगों ने रिसेंटली बिल्कुल अपलोड किया है, हमने एमएस एक्सेल के 4 वीडियो अपलोड की है, सॉरी, है ना। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हमने लिए हैं, और ये जो प्रश्न है ऐसा कैसा, वहां पर हमने बहुत बार रिपीट किया हुआ है ना। तो जिन लोगों ने नहीं देखा हो जरूर जाके देखें। चलिए इसमें है, एमएस एक्सेल में नेम बॉक्स एक सक्रिय सेल के खाली स्थान को किसको बताएगा भैया, वो एड्रेस को बताएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस बोलते हैं, है ना। और सेल रेफरेंस हमने डिफाइन भी किया हुआ है ना, कि पहले कॉलम नेम आएगा और फिर रो नेम आएगा, है ना। जैसे कॉलम ए है और रो 5 है, तो सेल रेफरेंस क्या होगा, A5 होगा, है ना। तो बिल्कुल एड्रेस ही कहलाएगा वो किसी सेल का। चलिए अगला प्रश्न है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है। एमएस एक्सेल का फंक्शन नहीं है, कौन से भैया, ये बेसिक फंक्शन है, मीन मैक्स सम। जिसने वीडियो देखा होगा उसको बिल्कुल याद होगा कि हमने वहां बताया है कि मीन मतलब मिनिमम संख्या, मैक्स मतलब मैक्सिमम संख्या, सम मतलब जोड़ने के लिए, है ना। काउंट वाला भी हमने देखा वहां पे, है ना। तो मिनिमम, मैक्सिमम, सम ये कैसे है, बेसिक क्या है, हमारा फंक्शन है। ALT जो है ये हमारा फंक्शन नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो जिन लोगों ने वीडियो देखे थे उन लोगों को बिल्कुल ये वाला प्रश्न बिल्कुल सही लगा होगा निश्चित तौर पर, है ना। और जो लोगों का ये पेपर निकल गया है आज 15 तारीख का पेपर, जिन जिन लोगों का क्लियर हो गया है वो कमेंट में बता दे कि भैया हमारा इस तारीख को पेपर निकल गया है, ठीक है। तो उन लोगों को हमारी तरफ से अग्रिम बधाई है। चलिए अगला प्रश्न है, वह बारकोड है जिसका उपयोग पुस्तक कवर पर ISBN नंबर एनकोड करने के लिए लोकप्रिय रूप से प्रयोग किया जाता है। हाँ ठीक है ना भाई। इसका तो बहुत सारे क्वेश्चन जो अभ्यर्थी होंगे, स्टूडेंट्स, उन्होंने लॉजिकली आंसर लगा दिया होगा कि यहाँ पे हमसे किसके लिए पूछ रहा है, वो पुस्तक कवर के लिए पूछ रहा है ना, बुक के बारे में बात कर रहा, तो उन्होंने बुक यहाँ देखा होगा और आंसर लगा दिया होगा, निश्चित तौर पर सही हो गया। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें
तो यूनिफॉर्म प्रोडक्ट कोड ये किसके जितने प्रोडक्ट्स होती है, वस्तु होती है, उसके ऊपर लगता है ना। कोड 39 किस पे लगता है? तो कोड 39 क्या है कि बहुत सारे प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट के बंडल है ना, अलग अलग बंडल है, कौन किस एरिया में जाएगा ऐसा बंडल बने हुए है ना, तो उन बंडल्स पे लगता है ना कोड 39। और अगर हम बात करें पोस्ट नेट, तो पोस्ट हमको पता ही है, पोस्ट मतलब कि पोस्ट करने के लिए है ना, डाक सेवा में इसका प्रयोग किया जाता है इस बार कोड, है ना। तो ज्यादा कुछ था नहीं, इजी क्वेश्चन था, ट्रिकी था थोड़ा सा, है ना। जिन लोगों ने पढ़ा होगा बिल्कुल आंसर लगा दिया होगा, नहीं तो यहाँ से पुस्तक देख के तो यार बुक पर लगा ही दिया होगा, है ना। चलिए वैसे बच्चे हमारे बड़े इंटेलिजेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न है, फेसबुक का विकास खालिस्तान द्वारा किया। ये तो बिल्कुल हाथ में परोस के एक नंबर दे दिया है आपको, है ना, कि जितने भी हमारे पास में कंपनीज है, स्पेशली आईटी कंपनीज है ना, इनके फाउंडर और को फाउंडर हम लोग को पता होने चाहिए, और ज्यादा टफ होगा तो हमको सीईओ याद होने चाहिए, एग्जाम के लिए होने ही चाहिए याद, है ना। अभी जिन लोगों ने एग्जाम दे दिया ठीक है, जो लोग नए बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर सारी जितनी भी आईटी कंपनीज है, जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज है ना, इन कंपनीज के फाउंडर, को फाउंडर और सीईओ सॉरी सीईओ जो रिसेंटली अभी होंगे उनको जरूर याद कर लेंगे, एग्जाम में निश्चित तौर पर उनके प्रश्न आते हैं हमारे। चलिए तो मार्क जगरबर्ग ये तो सबको पता ही है। चलिए अगला प्रश्न है, कितनी कंपनी ने ब्लू रेड डिस्क एसोसिएशन का गठन किया था? बिल्कुल 9 सही है। शुरुआत में क्या हुआ था, ब्लू रेड डिस्क मतलब कि एक ऐसी उनको डिस्क चाहिए थी जिसमें कि हाईली ग्राफिकल डाटा आ जाए और स्पेस कम रहे, मतलब कम जगह में ज्यादा डाटा आ जाए, है ना। तो मोस्टली जो इसमें मेन कंपनी थी वो थी सोनी। सोनी अलायंस के नाम से उसको हम जानते हैं, सोनी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं उसको, है ना। तो इसमें 9 कंपनियां थी, जितनी भी हमारे पास सीडीए आईटी सेक्टर की कंपनियां है ना, ये सारी की सारी उसके अंदर थी, तो टोटल 9 कंपनी थी। और उसके बाद अभी तो उसमें 20-22 करीब हो गई है ना। तो उतनी कंपनियां अभी इसको चला रही है, या ये जो डीवीडी होती है मतलब जो ब्लू-रे डिस्क होती है, इसको मान्यता उन लोगों ने दी हुई। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल A1 से A6 तक की रेंज को खालिस्तान के रूप में दर्शाया जाता है। कितने बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें कवर किया है हमारे वीडियोस में, एक्सेल के जो वीडियो टोटल 4 डले हुए हैं, तो बहुत बार इसको कवर किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है ना। इसमें उसने बोल दिया ए से लेकर सी तक के, है ना। तो हमने बोला था इसमें क्या लगेगा हमको, इसमें हमको लगेंगे कॉलन, है ना, कॉलन से लगेंगे। और A1 है तो A1 देख लिए सभी जगह दिया है, फिर क्या हमको C6 चाहिए, तो C6 कहां पर है, सीधे यहीं पे। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, है ना, क्योंकि इसने कहीं पर भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं किया है। अगर कंफ्यूज करता तो बीच में कॉमा लगाता, हाइफन लगाता, है ना, इससे वो अलग अलग कर देता है, सेमी कॉलन लगा देता। रेंज की जब भी बात होगी तो उसमें हमारा कॉलन ही लगता है, सिर्फ 2 जो डॉट है हमारे बस यही काम में आते हैं उसमें, ठीक है। चलिए तो इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल हस्ताक्षर किससे संबंधित है ना। डिजिटल सिग्नेचर बहुत ही ऑथेंटिकेशन चीज होती है, आई थिंक ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है मोस्टली, है ना, आपके बिहाफ में, है ना। अगर आप कहीं पर नहीं हो तो वहां पर आपके बिहाफ में डिजिटल सिग्नेचर का यूज किया जाता है। बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर में होता क्या है, तो किसी कंपनी या संस्था के बारे में जानकारी होती है, जैसे सिग्नेचर, आईडी प्रूफ वगैरह, बैंक डिटेल वगैरह सब कुछ इसमें होता है ना। तो यहाँ पर हमको जो ऑप्शन दिए इसमें से हमको पहचानना था। यहाँ पर बोल रहा है, यह प्रक्रिया यह गारंटी देती है कि परागमन के दौरान संदेश की विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं किया है। मतलब क्या है ये डिजिटल सिग्नेचर, है ना, ये उस चीज को मानती है कि जो भी जानकारी भरी गई है वो कैसी है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं, सॉरी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, है ना। तो बिल्कुल ऑथेंटिकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो यह जो लाइन है बिल्कुल बिल्कुल सही है। और परागमन जो लिखा है जिसमें ट्रांजिस्ट किया जाता है ना, डाटा को सेंड किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है ना, ये जानकारी डाली जा रही है, उस समय अवधि को क्या कहते हैं, हम परागमन कहते हैं, है ना, कि जितनी भी जानकारी दी गई है आपके द्वारा बिल्कुल सही है, और हम साथ में उसमें डिजिटल सिग्नेचर को अटैच कर देंगे तो फाइल अप्रूव हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रणाली में कंप्यूटर खालिस्तान नामक टूल प्रदान करता है। शिक्षा प्रणाली में कंप्यूटर खालिस्तान नामक टूल प्रदान करता है ना। तो इसका आंसर भी मुझे पता है कि सारे बच्चों ने सही लगा दिया होगा, जिसको पता होगा उसने भी, जिसको नहीं पता होगा उसने भी, है ना। कि कंप्यूटर शिक्षा की बात कर रहा है तो कंप्यूटर आधारित शिक्षा ही इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो इसको कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि आजकल जितने भी हम लोग अगर थोड़ा सा भी कोई पढ़ रहा है बच्चा
फर्स्ट क्लास में भी अगर पढ़ रहा है तो वो कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही पढ़ाई कर रहा है ना। तो बिल्कुल ये सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर की प्रिंट गति खालिस्तान में मापी जाती है। जिन लोगों ने हमारे आउटपुट डिवाइसेस की यूनिट देखी होगी उसमें हमने जिक्र किया है प्रिंटर का, और प्रिंटर के बारे में हमने बात करी है कि जो डीएमपी प्रिंटर होता है वो एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है ना, कि एक समय में केवल एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकता है। तो अगर उसकी बात आएगी गति की या उसकी स्पीड की, एक समय में जितने ज्यादा से ज्यादा वो कैरेक्टर प्रिंट करेगा वही उसकी गति होगी। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर के लिए सीपीएस बिल्कुल राइट आंसर होगा, कैरेक्टर प्रति सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया, खालिस्तान शब्द उस तरीके को संदर्भित करता है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न नोड्स एक साथ जुड़े होते हैं, है ना। नोड्स तो हमको पता ही है, नोड्स क्या होते हैं कि कंप्यूटर में जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर नोड कहलाता है ना। तो वो ऐसा कौन सा शब्द हम यूज करेंगे जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न नोड्स एक साथ जुड़े होते हैं? तो हम लोग यूज करते हैं टोपोलॉजी का, है ना। जंक्शन का यूज हम नहीं करते, हम कनेक्टर का यूज नहीं करते, हम डेटा का यूज नहीं कर सकते, है ना। हमारे पास यहाँ पे जो राइट वर्ड है वो टोपोलॉजी है ना। कंप्यूटर को अरेंज की गई भौतिक स्थिति, मतलब भौतिक रूप से हम लोगों ने कंप्यूटर को जिस संरचना में आपस में कनेक्ट किया है, जोड़ा है, वही क्या कहलाता है, उसकी टोपोलॉजी कहलाता है। इसमें पढ़ते हम ट्री पढ़ते हैं, हम बस पढ़ते हैं, है ना, हाइब्रिड पढ़ते हैं, ट्री पढ़ते हैं, मेश पढ़ते हैं, स्टार पढ़ते हैं, है ना। तो ये सारी क्या है हमारे पास टोपोलॉजी से। तो बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा टोपोलॉजी बिल्कुल आंसर सही क्या होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क किसी व्यक्ति के परिवेश में सूचना के आदान प्रदान से संबंधित है, जिसमें डिवाइसेस के बीच डेटा या सूचना का संचार होता है ना। देखिए भैया, हमसे एक ऐसा नेटवर्क पूछ रहा है जो किसी व्यक्ति के परिवेश में, है ना, सूचना के आदान प्रदान से संबंधित है। मतलब कि यहाँ पर जो पेन लिखा है बिल्कुल सही, व्यक्ति की बात करना, तो पेन का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। और इस पर जो यूज किया जाता है किसका कर रहे हैं हम लोग, डिवाइसेस के बीच उद्देश्य का डाटा और सूचना को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। तो जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है इसको हम जोड़ते हैं किससे भैया, इसको हम जोड़ते हैं वाईफाई के थ्रू या बेतार के थ्रू, हम इसको जोड़ देते हैं। इसमें जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 1 to 1 की बात होती है, जैसे कि आपका ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं आप, है ना, या आपने डेटा केबल के थ्रू किसको कनेक्ट कर दिया, पीसी को कनेक्ट कर दिया, डाटा ट्रांसफर कर दिया, आपका मोबाइल की बात करते हैं, है ना। तो 1 to 1 ऐसे जब जुड़ता है मतलब सिर्फ वही से वही तक का नेटवर्क है। आपके मोबाइल को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया है जिस केबल के माध्यम से, है ना। तो इस समय जो नेटवर्क काम कर रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। या वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू आपने कनेक्ट किया किसी डिवाइस को, तब वो क्या कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो यहाँ पर वही पूछ रहा था, किसी व्यक्ति के परिवेश मतलब पर्सनल की बात कर रहा, ठीक है। बाकी मेन तो हमको पता ही है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ये सारे बड़े होते हैं और इसमें मल्टीपल एक से ज्यादा कंप्यूटर आपस में जुड़े, वो आंसर नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एचपी प्रिंटर का संकेतक ब्लिंक कर रहा है या नारंगी रंग है तो इसका क्या अर्थ होता है ना। तो बिल्कुल इसमें टोनर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या फिर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग जो होती है उसमें जो अप्लाई की गई सेटिंग होती है वो मिसमैच हो जाती है, तब वो एरर बिल्कुल आता है। जो लोग प्रिंटर यूज करते हैं उन लोगों ने इस आंसर को देखा होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिल रहा है ना। तो जो लोग ऑपरेटिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस प्रश्न का आंसर निश्चित तौर पर बना होगा। तो ये उन लोगों के लिए क्वेश्चन था जो वास्तव में काम करते, ठीक है। तो बिल्कुल उनसे आंसर ये बन गया होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड 2019 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ना। सत्य कथन पूछ रहा है हमसे, है ना। तो यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर व्यू आपके प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स को क्षैतिज अनुक्रम थंबनेल में प्रदर्शित करता है। क्षैतिज अनुक्रम मतलब ऐसे नीचे की तरफ, है ना, मैं क्या करता है, प्रदर्शित करता है स्लाइड शॉर्टर में। तो बिल्कुल सही बात है भैया, है ना। एक स्लाइड मेन आपको मिलेगी, नीचे सारी स्लाइड थंबनेल के रूप में, छोटी आकृति के रूप में होगी, सही ना। रीडिंग व्यू स्लाइड शो व्यू की तरह होता है, सिवाय इसके कि यह पूरी स्क्रीन पर दिखने के बजाय एक विंडो में होता है, छोटी विंडो में होता है, बिल्कुल सही, है ना। तो एक और वो दोनों, ये दोनों सही है। ये जहां तक ये व्यू की बात है, साइड शॉर्टर व्यू है या वहां पर रीडिंग व्यू है,
मैंने आपको बोला था जब अगर लास्ट में आपने देखा होगा, पावर पॉइंट के लिए भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड किए हुए है ना, तो पावर पॉइंट के टोटल 2 वीडियो अपलोड किए हैं, वहां पर भी मैंने इसकी बात की हुई है ना। तो आप लोग वहां पे जाके अगर वीडियो अभी देख लीजिए, वापस जाके वहां देख लीजिए कि हमने बात करी है या नहीं करी है ना। उसमें आपको बोला गया कि जाके सारे व्यूज, उसमें व्यूज के क्वेश्चन ही ज्यादा बनते हैं है ना, एनिमेशन के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, कस्टम के, स्लाइड ट्रांजिशन के क्वेश्चन, कस्टम एनिमेशन के क्वेश्चन और व्यूज के क्वेश्चन, बाकी शॉर्टकट कीज रहती है, तो बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं उसमें, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड भी है ना, तो हमने सारे कवर किए, वहां जाके उसको जरूर देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोफोन का एक भाग है, माइक्रोफोन के भाग की बात कर रहा है भैया, सीट फीडर, ब्रिज कंस्ट्रक्टर, फिल्टर अनुकूल और डायफ्राम। अच्छा ये प्रश्न देख के मेरे को ऐसा लगता है कि पता नहीं सीपीसीटी वाले बच्चों को क्या समझते हैं, इंजीनियर समझ लिया है ऐसे प्रश्न पूछ के। भाई डायफ्राम जो होता है ये कहाँ से पढ़ेगा बच्चा, है ना, कि एक माइक है ना, माइक्रोफोन की बात कर रहा हूँ, तो माइक है, माइक के अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है ना, कि जो जो साउंड वेव होती है, हम बात कर, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये तरंगे बन रही है, ध्वनि तरंगे, इसको वो जो पतली सी झिल्ली होती है वो विद्युत तरंगों में बदलती है ना, और वो सिग्नल किसको भेजती है, कंप्यूटर के लिए इनपुट के लिए भेजती है। तो अब ये जो डायफ्राम है ये कहां से पढ़ेगा बच्चा, है ना, तो टोटल इंजीनियर समझ लिया है या पता नहीं, हो सकता है थोड़े समय में सीपीसीटी वाला और रॉकेट साइंस के क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा। चलिए कोई बात नहीं, पर डायफ्राम याद है, डायफ्राम के लिए याद रखिएगा, आगे कभी आए, है ना, एक पतली सी झिल्ली होती है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलती है, जो माइक में लगी होती है, अगर वो डैमेज हो जाए फिर साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। पीएनजी फाइल थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी भी होती है, निम्न में से किस प्रकार की फाइल में पीएनजी एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। तो वेब में हम लोग यूज करते हैं, मोस्टली ज्यादातर हम जेपीजी यूज करते हैं, है ना, या वेब पी, है ना, इस एक्सटेंशन के तहत हम ज्यादा यूज करते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग में भाई इमेज का एक्सटेंशन है, ऑडियो में थोड़ी ना करेंगे, वीडियो में भी नहीं करेंगे, इमेज का है ना। जो रेस्टर इमेज दी है ये बिल्कुल सही है, रेस्टर और वेक्टर हम दो इमेज पढ़ते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, वेक्टर बहुत हाईली ग्राफिकल होती है इमेज अच्छे से, और जो रेस्टर होती है थोड़ा सा उसके पिक्सल्स कम होते हैं वेक्टर की तुलना में। ठीक है, तो पीएनजी फाइल बिल्कुल जो रेस्टर की फाइल होती है, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान फाइल एक्सटेंशन का उपयोग तब किया जाता है जब एक छोटा फाइल आकार, अधिकतम छवि, इमेज गुणवत्ता, है ना, क्या गुणवत्ता से अधिक महत्वपूर्ण होता है ना, मतलब फाइल एक्सटेंशन का उपयोग तब किया जाता है जब एक छोटा फाइल आकार, अधिकतम छवि, गुणवत्ता से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मतलब कि हमको एक ऐसी इमेज चाहिए जो आकार में कैसी हो, छोटी हो, लेकिन उसकी गुणवत्ता कैसी हो, बहुत अच्छी हो, साइज भी कम बनाए और दिखे भी अच्छी, तब हम कौन सा फाइल का यूज करते हैं। तो हम लोग को पता है कि हम लोग जेपीईजी फाइल का ही यूज करते हैं, है ना। अब बीएमपी फाइल ये गुणवत्ता में अच्छी नहीं होती, ये गुणवत्ता में अच्छी होती है और आकार बड़ा बनाएगी, पीएनजी का फाइल भी जो आकार होता है ये भी बड़ा बनता है। जेपीजी जो फाइल है बिल्कुल सही है ना, मोस्टली हम लोग जो इमेजेस यूज करते हैं जेपीजी ही यूज करते हैं। ये कैसी होती है, साइज थोड़ा सा कम ही बनाती है लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छी होती है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में हैश कोलिशन, हैश मानों में एक यादृच्छिक मिलान है जो तब होता है जब एक हैश एल्गोरिथम उत्पन्न करता है, हैश एल्गोरिथम उत्पन्न करता है, मतलब हैश के लिए जो रिलेटेड रूल्स है जब उसको अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, हैश कोलिशन हो जाता है, मतलब टकराव हो जाता है, कोलिशन मतलब टकराव हो जाता है इसका हैशेस का, है ना। तो ये राइट आंसर क्या है इसके लिए, दो विशिष्ट डेटा पीस के लिए समान हैश मान, है ना। तो हैश कोलिशन एक्चुअली होता कब है, एक जैसे मतलब दो अलग अलग नाम है और उनकी वैल्यू एक ही निकल रही है, दो अलग अलग नाम है और उनकी वैल्यू, मान लो कि दो अलग अलग नाम बोले कि ए है ना, मान लो हमने बोला ए है और बी है और इनकी जो वैल्यू आ रही है ना, दोनों अलग अलग हैश यूज कर लिए हमने, है ना, लेकिन इनकी जो वैल्यू है ना वो हमेशा क्या आ रही है, दोनों की एक ही आ रही है। मान लो हम एक नंबर दे देते हैं, 6 नंबर दे देते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 6 आ रही है, तो इसे कहा जाता है हैश कोलिशन। ऐसा कब होता है, तो दो विशिष्ट डेटा पीस के लिए समान हैशटैग जब यूज किए जाते हैं सब तब होता है ना। तो हैश कोलिशन में याद रखिएगा
कि दो अलग अलग नाम होंगे, दो अलग अलग हैश होंगे, लेकिन उनका रिजल्ट या आउटपुट क्या होगा, एक ही निकल रहा हो, तब हम उसको बोलते हैं हैश कोलिशन। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है, कभी आगे मौका मिलेगा तो इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, तब ज्यादा अच्छा क्लियर और हो जाएगा वो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो टैब का वैध समूह नहीं है। स्लाइड शो टैब की बात कर रहा है और कौन सा वैध समूह नहीं है ये हमसे पूछ रहा है, नहीं है ना। देखो शॉर्ट स्टार्टर शो समूह तो होता है, सेटअप भी होता है, मॉनिटर भी होती है, शो समूह नहीं होता है हमारे पास, क्योंकि हम सारा का सारा कहां से कर लेते हैं, यहाँ से, है ना। स्टार्ट स्लाइड शो समूह, इसी में हमको मिल जाता है सारा। ऐसा कोई समूह या टैब या बटन वहां पर हमको नहीं मिलता है। अगर आपको याद हो तो जब हम लास्ट टाइम हम क्या पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे, पावर पॉइंट ही पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि जाकर सारे टूल्स और टैब को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो वही आते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, बस वही उठा के पूछ लेता है। तो वो बहुत इजी भी क्वेश्चन हो जाते हैं, ज्यादा रटना नहीं है, देखिए वाली चीज हमको याद रहती है, तो उसको जितना बार बार देखते तो ज्यादा लंबे समय तक आपको याद भी रहता। तो अब आगे से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक आईडी हार्ड डिस्क पर निम्नलिखित में से किस जंपर सेटिंग का उपयोग तब किया जाता है जब आईडी सबमिट पर दो ड्राइव को और अन्य ड्राइव के जंपर स्लेव पर सेट हो, है ना। यदि एक सब सिस्टम पर एकमात्र ड्राइव हो और इनमें अलग से कोई सिंगल सेटिंग ना हो। जी हाँ, देखिए एक तरफ तो वो हमसे वहां पे पूछ रहा है, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछ रहा है, और एक तरफ बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ये जो आईडी हार्ड डिस्क की बात कर रहा है, आईडी हार्ड डिस्क का यूज हम लोगों ने 12-13 साल से करना बंद कर दिया है ना। उसके पहले हम लोग क्या करते थे, हमारे कंप्यूटर में अगर हमको 2 हार्ड डिस्क लगानी होती, कौन सी आईडी हार्ड डिस्क की बात करें, अभी नहीं, अभी जो हार्ड डिस्क जितनी भी आ रही है सारी साटा आ रही है, आईडी शायद ही आपको अब कभी देखने को मिले, है ना। तो वो जो आईडी हार्ड डिस्क थी जिसमें बहुत सारे ऐसे पिनें निकली होती थी, चपटी से केबल उसको जोड़ती थी, तो हमको 2 हार्ड डिस्क अगर जोड़नी होती थी कंप्यूटर में, है ना, तब हम एक को मास्टर पे जोड़ते थे और एक को स्लेव पर। होता क्या था बेसिकली, उसमें एक जंपर होता है, जो हार्ड डिस्क होती है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, है ना, तो हार्ड डिस्क इस तरीके की हार्ड डिस्क होती है ना। तो हार्ड डिस्क में इस तरह पीछे जहां से केबल कनेक्ट होते हैं वो वाला भाग आप देख लीजिए, देखिए इस तरीके से क्या होता है, इसमें यहाँ पे पिने बनी होती है पूरी, है ना। इसमें हम तो केबल जोड़ देते हैं, आईडी केबल, है ना, डाटा ट्रांसफर के लिए, है ना, साथ में आपको पावर के लिए मिल गया। अब यहाँ पर क्या है, जंपर बने होते हैं, है ना, इस तरीके से वहां पर जंपर, जंपर मतलब कि ऐसे तारे निकली हुई है ना, टोटल कितनी है, 6 तारे निकली है, 2 ऐसी 2 ऐसी 2 ऐसी, है ना। तो एक जंपर मतलब कि एक ऐसा प्लास्टिक का कवर किया, बीच में अंदर क्लिप लगी होती है, जब छोटा सा रहता है, तो 2 तारों को आपस में उसमें जोड़ दिया, मतलब हमने इस पे जंपर लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्लेव पे हो गया, है ना। अगर इस पे लगाया तो ये क्या हो गया, मास्टर पे हो गया, है ना। वो जंपर की जगह पर बदलनी है हमको, सारी हार्ड डिस्क में होती थी, आईडी हार्ड डिस्क में, है ना। तो एक को हमको स्लेव पे लगाना होता था और एक को मास्टर पे, दोनों को मास्टर पे लगाकर हम लोग काम नहीं कर सकते थे, दोनों को स्लेव पर लगाकर भी हम लोग काम नहीं कर सकते थे, है ना। तो मल्टीपल हार्ड डिस्क हम लोग जोड़ते थे, एक से ज्यादा हार्ड डिस्क हम जोड़ते, मान लो 2 हार्ड डिस्क हम जोड़ रहे हैं, तब हम एक पे जंपर को सेट कर देते मास्टर पे और एक को स्लेव पे, है ना। कभी मौका मिलेगा हार्ड डिस्क को पढ़ाने के लिए तो मैं निश्चित तौर पर आपको प्रॉपर हार्ड डिस्क हमारे पास रखी हुई है, आपको दिखाने का प्रयास बिल्कुल, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक इसने बोला किस पे है, एक उसने बोला है इस पे है, देखो स्लेव पर, है ना, जंपर किस पे सेव है, स्लेव पर है, तो दूसरे को किस पे करना पड़ेगा, हमको मास्टर पे करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर करना पड़ेगा, है ना। चलिए तो इसको भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, एक तरफ तो वो नए नए क्वेश्चन पूछ रहा है और एक तरफ इतने पुराने क्वेश्चन पूछ रहा है, बच्चा कहां से पढ़ेगा, है ना। चलिए, एमएस एक्सेल 2019 में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन हमको यहाँ पर पहचानना है, कौन सा गलत है बस ये बताना। एक सर्कुलर रेफरेंस किसी फार्मूले में कोई संदर्भ होता है जो उस फार्मूले के परिणाम पर निर्भर करता है ना। और अगला है नल एरर फार्मूले में गलत रेंज को ऑपरेटर, ये तो सही है भैया, है ना। नल एरर क्या करता है, फार्मूले में गलत रेंज ऑपरेटर को संदर्भित, जैसे आप गलत फार्मूला डाल देते हो तो उसके अंदर इस तरीके से सिंबल बनकर हमारे पास आ जाता है सेल। यहां पर ये वाला जो ऑप्शन बोल रहा है
ये एक सर्कुलर रेफरेंस है ना, सर्कुलर रेफरेंस में किसी फार्मूले में, तो ये फार्मूला काट दो। अगर यहाँ पर क्या लिखा होता, सेल लिखा होता, तो ये लाइन भी सही हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग, रेफरेंस की बात कर रहे हैं। रेफरेंस होता है क्या है, या तो एड्रेस ही होगा ना, सेल एड्रेस है ना, तो या तो वो खुद का होगा या और किसी सेल का होगा, उसको उसके संदर्भ में होता है, ना कि फार्मूले ना। और उस फार्मूले के परिणाम पर निर्भर करता है, तो ये लाइन कैसी है, ये बिल्कुल सही है ना, जो उस फार्मूले के परिणाम पर निर्भर करता है, तो ये सही है। बस यहाँ पर फार्मूले की जगह वर्ड उन्होंने गलत रख दिया, इसलिए वो गलत है, अदरवाइज वो लाइन भी सही हो जाती है ना। तो यहाँ पर केवल एक, मतलब 11 जो ऑप्शन है हमारे पास में, ये बिल्कुल सही है, एक गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा एनिमेशन ग्रुप एनिमेटेड की जानकारी वाली किसी आकृति ऑब्जेक्ट पर क्लिक करने पर प्रभाव को शुरू करने में मदद करता है ना। तो बिल्कुल येलो ऑप्शन हमको मिलता है एडवांस एनिमेशन समूह में, किसमें, एमएस एक्सेल में। लेकिन एमएस एक्सेल भी कौन सा चाहिए हमको, 2019 में चाहिए है ना। तो 2019 में हमको एनिमेशन के अंदर क्या मिलेगा, एडवांस एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, और उससे हम लोग हमारा काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो कहाँ मिलेगा ये, एक सिर्फ देखो, सिर्फ विजुअल का क्वेश्चन है, कहाँ मिलेगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन रहेगा वही पूछ रहा है, ज्यादा ये भी क्वेश्चन नहीं है ना। तो एमएस एक्सेल 2019 में हमको एनिमेशन का ऑप्शन, एनिमेशन ग्रुप में क्या मिलेगा, एडवांस एनिमेशन ग्रुप समूह हमको मिल जाएगा। चलिए, तो सिर्फ विजुअल वाले क्वेश्चन है, तो जाके हमको देखने पड़ेंगे वहीं पर। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में टास्क बार में एक सर्च बॉक्स है जो खालिस्तान सुविधा प्रदान करता है ना। टास्क बार सबसे नीचे जो पट्टी होती है, उसी में सर्च बॉक्स बना होता है, उसमें हम कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आप कंटेंट डालिए तो आपके कंप्यूटर का कंटेंट जो है वो ढूंढ के दिखा देगा, है ना। 2 लाइनें होती है उसमें, जब भी सर्च करता है तो 2 लाइनें होती है इस तरीके से, यहाँ पर वेब पे चला जाता है, नीचे आपका सिस्टम रहता है। अगर आपने यहाँ क्लिक किया तो वेब पे सर्च करने चले जाएगा, इधर क्लिक किया तो सिस्टम, है ना। तो दोनों ही हम लोग उसमें सर्च करा सकते हैं, अपना कंप्यूटर भी सर्च करा सकते हैं और वेब मतलब इंटरनेट पे भी सर्च करा सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिन लोग करते होंगे काम उनको पता होगा, और विंडोज 10 मुझे ज्यादा अच्छा लगता है विंडोज 11 के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, विंडोज में निम्न में से किस प्रकार की फाइल में HST एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। देखो उसने जानबूझ के कैपिटल लिख दिया था कि आप पहचानो नहीं, है ना। क्या है भैया, ये हिस्ट्री का बिल्कुल सही है ना। इमेज के तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं, ऑडियो के अलग अलग होते हैं, कंप्रेस्ड फाइल के भी अलग अलग होते हैं, है ना। तो HST बिल्कुल हिस्ट्री का ही होता है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से किस चार्ट में अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कॉलम के साथ संचयी कुल प्रतिशत निरूपित करने वाली एक रेखा भी होती है। मतलब एमएस एक्सेल में चार्ट की बात कर रहा है, ऐसा कौन सा चार्ट है जो क्या करता है, क्रमबद्ध कॉलम भी दिखाता है ना, और संचय कुल प्रतिशत निरूपण भी करता है, मतलब प्रतिशत भी दिखाता है ना। तो बिल्कुल पैरेटो चार्ट होगा। पैरेटो चार्ट हम लोग यूज तो नहीं करते नॉर्मल, अगर हम बात करें कि 2007 या इसके पहले के एमएस ऑफिस पैकेज में ये होता भी नहीं, है ना। ये आपको मिलेगा 2019 में, है ना। 2019 में तो आपको कहा जाना पड़ेगा 2019 में, तो आपको हिस्टोग्राम चार्ट मिला। हिस्टोग्राम चार्ट के अंदर आपको पैरेटो चार्ट मिलेगा। ये क्या करता है, ये कॉलम वाइज बनाएगा ना, मतलब कॉलम हमको पता है ना कि कॉलम चार्ट ऐसा बनता है, तो इस तरीके से कॉलम चार्ट भी बनाएगा वो, और साथ में इसके परसेंटेज ना, परसेंटेज भी वो दिखाएगा। यहाँ पर परसेंट लिखे रहते हैं कितने परसेंट, तो दोनों को मिक्स करता है, तो ये वहां पर हमको ऑप्शन मिलेगा। तो इसको आप जाकर देखिएगा 2019 में, है ना, पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन है, जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल स्पैम के नाम से जानते हैं हम लोग उसको, है ना। जंक मेल होते क्या है कि किसी कंपनी के द्वारा एक साथ मेल किए जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भेजे जाते हैं। तो हमारा जो ईमेल होता है ना, जिस भी कंपनी का हमने ईमेल यूज करे, चाहे जीमेल हो, याहू हो, रेडिट हो, इस तरीके की जो प्रेशर से फाइलें आती है उसके लिए एक अलग फोल्डर है उनके पास, है ना। वो सीधे वहां पर भेज देता है, तो हमारा स्नैप कहलाएगा। यही क्या होते हैं, हमारे जंक मेल होते हैं जो बिल्कुल किलो के भाव भेजे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष करों के ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है ना। इसका आंसर भी आप लोगों ने लगा दिया होगा बिल्कुल, है ना, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है वो,
ऑनलाइन बात कर रहा है ना। और यहाँ पे ऑनलाइन क्या है, ई पेमेंट ही है, भुगतान की बात कर रहा है ना, तो बस पेमेंट ही, बाकी क्या है, ये सेल कर रहा है, ये मार्केटिंग कर रहा है, ये फील्ड की बात कर रहा है। पेमेंट सिर्फ इसी में हो रहा है, ऑनलाइन भुगतान किसमें हो रहा है, ई पेमेंट में ही हो रहा है ना। तो इसी को देखा भी ये सुविधा या फैसिलिटी। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक सर्च टूल है जो उपयोगकर्ता के अनुरोधों को कई अन्य सर्च इंजनों या डेटाबेस को भेजता है और परिणाम को एकल सूची में प्रदर्शित करके उनको दिखाता है ना। देखिए भैया, जो सर्च होता है ना, यहाँ पे मेटा सर्च इंजन जो लिखा है बिल्कुल सही आंसर है कि बहुत सारे जगह, मतलब कि जो मेटा वर्ड लिखा है ना, तो मेटा का मीनिंग ही क्या होता है, डाटा ऑफ डाटा, मतलब डाटाओं का डाटा, वो कहलाता है मेटा, है ना। तो मेटा सर्च इंजन क्या करता है कि बहुत जगह से ढूंढेगा, अलग अलग डाटा ढूंढेगा और सबको छाट कर, और आपने जो कंटेंट ढूंढा है ना, उसको सॉर्ट करके आपके पास रख देगा, आपकी स्क्रीन पर लिस्ट बनाए, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर मेटा सर्च इंजन की जो सुविधा भी होगी, ये किसके कारण होगी, ये गोफर जो प्रोटोकॉल होता है उसके कारण। ठीक है, बस इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फॉन्ट शैली का मुख्य पहलू नहीं है। फॉन्ट शैली, है ना, शैली मतलब क्या होता है कि स्टाइल, फॉन्ट का स्टाइल में से कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। तो आकार होता है, आकृति या शेप होते हैं उसके, वजन मतलब वेट, है ना, होता है। पिक्सल क्या होता है, तो पिक्सल रिलेटेड है किससे, पिक्सल रिलेटेड है भैया इमेज से, या कोई चित्र होगा उसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो पिक्सल, है ना। तो यहाँ पर ये जो पिक्सल होगा यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बाकी जो चीजें हैं ये हमारी फॉन्ट शैली में होती है। चलिए अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में टैब्स खालिस्तान से आप क्या समझते हो। जो टैब्स होती है ना, उससे आप क्या समझते हो, है ना। तो इसमें दिया है बिल्कुल, टैब्स में छुपे हुए फॉर्मेट कैरेक्टर होते हैं। जो टैब्स होती है ना, ऊपर बटन होती है होम इंसर्ट, इसके अंदर क्या होते हैं, टूल्स होते हैं, सारे सारे हाइड होते हैं, हमको दिखते नहीं है, हमको जाकर देखना पड़ता है ना। और वहां से जो भी स्पेस कैरेक्टर के समान होते हैं, तो जो भी हम लोग वहां से इंसर्ट करते हैं, टैब में जो ऑप्शंस हमको मिलते हैं वो हमारे पेज पर अप्लाई होते हैं, उससे पेज की हम डिजाइनिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, है ना। तो वो स्पेस कैरेक्टर के समान ही होते हैं, तभी तो अप्लाई होते हैं। अगर इसको समान नहीं होंगे तो अप्लाई होंगे क्या, नहीं होंगे, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, यही वाला इसका ऑप्शन, है ना। इसमें बोल रहा है समान नहीं होते, इसलिए ये गलत हो गया। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में एप्लीकेशन खोलने पर खालिस्तान टैब डिफॉल्ट टैब के रूप में दिखाई देती है। बिल्कुल वो तो होम होती है। ये आंसर भी आप सभी लोगों ने लगा दिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये वाला, है ना। जो पहले पहले आते कि ओपन करने से पहले क्या दिखेगा, कंप्यूटर जैसे बूट होता है तो पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है ना। वैसे जब भी हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं एमएस वर्ड को, तो पहली टैब कौन सी होती है, होम टैब होती है। एक्सेल में भी वही थी, पावर पॉइंट में भी वही थी। और इंटरनेट हमारा वेब ब्राउजर होता है, वेब पेज अगर खुलेगा तो उसका पहला पेज होम पेज ही कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, नया एमएस वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट बनाने के लिए खालिस्तान दबाए। नया डॉक्यूमेंट बनाना है, कंट्रोल एन, नई फाइल बनाने के लिए कंट्रोल एन करते हैं ना। तो देखो यार प्रश्न इजी थे, इसके कुछ जो हार्ड थे वो हमने ऊपर देखे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक कंप्यूटर या किसी अन्य वायरलेस सक्षम डिवाइस के माध्यम से डेटा, वॉइस और वीडियो फाइलों को के प्रसारण की अनुमति देता है। मतलब कि उसमें क्या चले जाए भैया, डेटा भी चले जाए, वॉइस भी चले जाए और वीडियो भी चले जाए, है ना। तो इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों ने मोबाइल कंप्यूटिंग लगाया होगा, सभी ने लगाया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद भी है कि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन मिल गया हो, है ना, कि हम मोबाइल के द्वारा ही सारी चीजें भेज सकते हैं। पॉपअप, डीप या सिंक में ये सारी चीजें हमको नहीं मिलती, इस पे इंडिविजुअल चीजें मिलती है, इसमें सारी चीजें मिल जाती है ना। चलिए, तो ये लॉजिकली लगा दिया होगा आपने निश्चित तौर पर। अगला है, टीसीपी आईपी मॉडल में खालिस्तान नहीं होती, लेकिन ओएसआई मॉडल में यह लेयर होती है ना। ओएसआई लेयर में कितनी लेयर होती है भैया, तो ओएसआई की अगर हम बात करें, इसमें ओएसआई में कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है ना। भाई अगर हम टीसीपी आईपी की बात करें, इस मॉडल में हमारे पास कितनी लेयर होती है, इसमें होती है हमारे पास में 4 लेयर होती है ना। तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तीनों तो इसमें होती है। जो चौथी इसकी लेयर है, जो सबसे इनिशियल होती है ना, वो कहलाती है नेटवर्क एक्सेस लेयर।
है। तो नेटवर्क एक्सेस लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, ये सारी लेयर क्या होती है, ये कहलाती है हमारी टीसीपी आईपी मॉडल की, है ना। और अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल की, तो ओएसआई मॉडल में क्या मिलता है हमको, फिजिकल और डाटा लिंक। जो फिजिकल और डाटा लिंक हमको मिलता है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर में कवर हो जाता है ना। फिर हमको क्या मिलता है, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर में ये नेटवर्क लेयर जैसी की वैसी है, और इसके ऊपर की जितनी भी लेयर होती है ना, चाहे हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो, चाहे हमारे पास में सेशन हो, चाहे हमारे पास एप्लीकेशन हो, सारी की सारी इसमें एप्लीकेशन लेयर में आ जाती है ना। तो ऐसा अलग अलग उसको डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो सेशन लेयर होती है ये केवल ओएसआई मॉडल में होती है ना, एप्लीकेशन लेयर में नहीं होती है। एप्लीकेशन लेयर के अंदर मतलब टीसीपी आईपी मॉडल के एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही सेशन लेयर इनबिल्ट होती है, अलग से नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इधर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। इंटरनेट सेवा प्रदाता आईएसपी, है ना, कौन सा नहीं है। तो आईएसपी के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आईएसपी मतलब कि ऐसे कंपनी जो आपको इंटरनेट सेवा एक्सेस करने की परमिशन देती है ना। तो हम लोग की मोबाइल कंपनी जितनी भी है ना, आप जिस भी कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हो, मतलब कि सिम यूज कर रहे हो, वो सारी कंपनी आपकी आईएसपी, चाहे जियो, एयरटेल हो, बीएसएनएल हो, टाटा डोकोमो, है ना, या आइडिया हो, ये सारी कंपनियां क्या है, आईएसपी कंपनी, है ना। तो यहाँ पे एमटीएनएल, एयरटेल और बीएसएनएल ये क्या है हमारे पास में, आईएसपी है, गूगल नहीं है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। चलिए अगला प्रश्न है, रघु एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट पर काम कर रहा है, जिसका पृष्ठ आकार 8.5 इंच से 11 इंच था, और उससे खालिस्तान लागू करने के बाद 11 इंच से 8.5 इंच हो गया, है ना। तो ये क्या है भैया, एक्चुअली लेटर का साइज है। तो वो बोल रहा है कि बोले पहले कैसा था, ऐसा था, मतलब 8 इंच कैसा था, चौड़ा था, और 11 इंच लंबा, इस तरीके का पेज पहले वो था। बाद में जब उस पर हमने अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया हमने, ओरिएंटेशन अप्लाई किया, तो वो कैसा हो गया, वो हो गया भैया, अभी इसकी जगह पे क्या मिल गया हमको, 11 इंच मिल गया। तो कैसा हो गया, 11 इंच ऐसा हुआ और 8.5 इंच ऐसा हो गया। तो वो पेज कैसा बन गया, ऐसा हो गया। तो हमने क्या किया, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, है ना। पहले जो उसका ओरिएंटेशन था वो क्या था, पोर्ट्रेट मोड था, लंबवत, है ना। बाद में कैसा हो गया उसका, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, है ना, यहां बोलते हैं उसको लैंडस्केप। ठीक, चलिए तो यहाँ पे उसका ओरिएंटेशन चेंज किया, तो दो ही होते हैं। इंटरनेट शब्द का तात्पर्य क्या है ना, ये तो आपको मिला होगा प्रश्न, है ना। इंटरनेट क्या होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, है ना, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये होता है इंटरनेट का शब्द का जो तात्पर्य हम बोलते हैं। एक और क्या निकलता है इसका निकलता है इंटरनेशनल नेटवर्क, है ना। तो ये दोनों ही सही होंगे। यहाँ पे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी है, तो ये आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। इनर नहीं होगा, इंटर नहीं होगा, इंटरनल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये तो जो इंटरनेट है तो वैन का एग्जांपल है, वर्ल्ड वाइड वेब का एग्जांपल है ना। तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान संबंधित वेब पेजों का एक समूह है जिसमें जानकारी मौजूद होती है ना। तो वेब पेजों का समूह वेबसाइट ही कहलाता है ना। जिन लोगों ने इंटरनेट की क्लास पढ़ी होगी उन लोगों को पता होगा, है ना, कि वेब पेजों का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है ना। तो इसमें भी क्वेश्चन आता है कि पहला पेज, वेबसाइट का पहला पेज कौन सा कहलाता है, होम पेज कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2019 में स्प्रेडशीट के एक सेल में दाईं ओर ले जाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करेंगे। अरे भाई आप किसी में काम कर रहे हो, है ना, ये ऐसी सेल है आपकी, यहाँ पर भी आपकी सेल है, ऐसी सारी सेल है ना। आपको क्या बोल रहा है, वो दाएं तरफ ले जाना है, कितना, एक सेल दाएं तरफ ले जाना है। तो या क्या करेंगे आप, राइट एरो की, है ना भाई, इस तरीके से हमारे पास में एरो कीज होती है ना, तो हम क्या कर लेंगे, राइट एरो की प्रेस करके चले जाएंगे इसमें, है ना। या फिर हम क्या करेंगे, टैब टैब प्रेस करेंगे, तब भी वो जंप करके एक सेल में आके जाते है ना। हम लोग काम करते हैं, हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करी होगी एक्सेल में, तो इसका आंसर बिल्कुल सही, वैसा का वैसा ही सही होगा। चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला प्रश्न है,
MS एक्सेल 2019 में होम टैब पर खालिस्तान बटन का उपयोग सीधे सेल में मानव के स्वतः योग के लिए किया जाता है ना। तो होम टैब पे हमारे पास ऑटो सम का ऑप्शन मिलता है ना। कहा जाएंगे राइट साइड में जाना कोने में, तो आपको मिलेगा वहां पे क्या है, ऑटो सम का ऑप्शन हमको मिल जाता है। जो साइन बना हुआ है ना ये वाला, है ना, ऐसा साइन हमको वहां पर मिल जाता है। ये क्या करता है, इसको सेलेक्ट कर लो, इस पे क्लिक कर दो, क्या हो जाएगा, ऑटो सम हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में चयनित तालिका के ऊपरी बाएं कोने में पहले से ऊपर जाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो हम लोग बिल्कुल करेंगे किसका, कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्रेस करके होम प्रेस करेंगे, क्या होगा, वो सेल आपका लेफ्ट साइड में है ना, क्या होगा, ऊपरी तरफ बाई कोने में, मतलब तो सबसे पहली की सेल होगी ना आपकी बाएं साइड में ऊपर, वहां चले जाएगा, है ना। तो होम मतलब वापस घर पे आएगा। कंट्रोल के साथ में क्या मतलब कि सब तरफ से आ जाएगा, है ना। अगर नॉर्मल लाइन में नॉर्मल सेल ऐसे रो है उसमें अगर हमने होम प्रेस किया तो कहाँ आएगा, सामने की तरफ आएगा। लेकिन हमने कंट्रोल के साथ यूज करें तो सबसे पहली सेल, है ना, सबसे पहली सेल क्या होती है, बिल्कुल कोने में बाएं तरफ, वहीं से स्टार्ट होता है पूरी स्प्रेड से। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट पहले से सहेजे गए MS एक्सेल बुक को खोलने के लिए, ओपन करने की पूछ रहा है, कंट्रोल हो, है ना। चाहे एक्सेल की बात कर ले, वर्ड की कर ले, या पावर पॉइंट की कर ले, या कंप्यूटर में कर ले, कहीं पे भी कर ले, पहले से सेव फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ हम लोग कुछ। फिर निम्नलिखित में से एक प्रकार के चार्ट का ग्राफ उपयोग वर्कशीट पर केवल एक कॉलम या पंक्ति में व्यवस्थित डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है ना। देखिए क्या बोल रहा है वो, केवल एक कॉलम या एक पंक्ति में व्यवस्थित डाटा को, मतलब केवल एक ही डाटा को दर्शाया जा सकता है। और ऐसे सिंगल लाइन अपने को आपको पढ़ने के लिए मिलेगी पाई चार्ट के लिए, है ना। पाई चार्ट जो होता है सर्कल बनता है हमारा गोल, उसमें हम केवल एक ही वैल्यू को दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल पाई चार्ट राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पृष्ठ संख्या और शब्दों की संख्या प्रदर्शित करता है। पृष्ठों की संख्या और शब्दों की संख्या दोनों को प्रदर्शित करता है ना। तो कौन करता है भैया, तो हमारा स्टेटस बार होता है ना। सबसे नीचे जो पट्टी होती है ना, हमने कितने वर्ड टाइप करे हैं, कितने पेज हमने इंसर्ट कर लिए हैं, वो सारी की संख्या हमको स्टेटस बार में ही दिखाता है ना। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका आंसर सही लगाया होगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल द फंक्शन इंसर्ट करने के लिए, है ना। MS एक्सेल में चार्ट प्रविष्टि करने के लिए फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। मतलब तो चार्ट आपको इंसर्ट करना है तो कौन सी फंक्शन की का उपयोग करेंगे। तो अगर आप लोगों ने एक्सेल का वीडियो देखा हो, है ना, जो हम लोगों ने अपलोड किए हैं, तो इसमें बहुत बार इस प्रश्न को उठाया है, बहुत बार, है ना। फिर इसको प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा चार्ट इंसर्ट हो जाएगा, है ना, F11, है ना। तो जो फिर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहां से आप जो चाहो चार्ट सेलेक्ट कर लो। चलिए देखिए, जिन लोगों ने वीडियो देखे हुए हैं हमारे पुराने वाले, निश्चित तौर पर उनका पेपर निकला होगा, और अगर नहीं निकला होगा तो हो सकता है कि कुछ चीजें छूट गई हो, या हमसे छूट गई हो, या उनसे छूट गई हो, तभी पेपर नहीं निकला होगा। अदरवाइज सारा जब ये कम से कम ये वाला जो पेपर था, इसके सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज है, जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज है, उसमें बिल्कुल कवर की हुई है ना। तो बिल्कुल एग्जाम निकला होगा। और जिन लोगों का निकला है, मैंने बोला हूं कि अपने नाम नीचे लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल लिख के जाइए, है ना। चलिए अगला है हमारे पास में 0.23 को बाइनरी में खालिस्तान के रूप में दर्शाया जाता है। देखिए डेसिमल से बाइनरी में हमको बदलना है, दशमलव से बाइनरी में बदलना है। तो इसमें हमने बताया था आपको, जब भी बाइनरी बदलने की बात हो तो 2 से भाग देना है ना। तो ये जो संख्या हमारे पास में है, इसमें 2 से आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो किस में भाग देना है हमको, 23 में। 23 में 2 का भाग दीजिए, और यहाँ पे सिर्फ शेषफल लिखते चलिए, जितना शेषफल बचता है ना। और याद रखिए शेषफल नीचे से ऊपर की तरफ लिखना, है ना। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, खालिस्तान का उपयोग MS ऑफिस एप्लीकेशनों में दोहराने के लिए या स्वचालन के लिए माउस क्लिक और कीबोर्ड स्ट्रोक के अनुक्रम को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है ना। मतलब MS वर्ड की बात कर रहा है वो,
जितनी भी हम क्लिक करें या कीबोर्ड से स्ट्रोक लगाए, है ना, तो उसका प्रॉपर सीक्वेंस को क्या कर सकता है, वो रिकॉर्ड कर सकता है। तो जिन लोगों ने भी एमएस वर्ड और एक्सेल वाली सीरीज देखी हो, हमारे जो क्वेश्चन देखे हो, उन्होंने बार बार बोला है ना। वैसे इसका यूज हम एमएस वर्ड में कम करते हैं, एक्सेल में ज्यादा करते हैं। मैक्रोस की बात कर रहा होगा, है ना, बिल्कुल मैक्रो की बात कर रहा है। तो इसमें होता क्या है कि हम लोग जितने भी मतलब हमको 100 पेज तैयार करना है, तो एक पेज हमने सेट किया, जैसे टाइप कर लिया, अब एक पेज पे जितनी भी हम सेटिंग अप्लाई कर रहे हैं, है ना, उनको रिकॉर्ड कर लिया, फिर मल्टीपल हमने बाकी के पेजेस पे अप्लाई कर देंगे। एक पेज में हमने सेट किया तो मान लो हमको आधा घंटा लगा, लेकिन बाकी के जो 99 पेज है वो विदिन सेकंड सेट हो जाएगा, है ना। इसलिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, जितनी भी हम सेटिंग्स अप्लाई करते हैं कीबोर्ड और माउस के द्वारा, वो रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा 52 क्वेश्चन। के बाद के जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग के हैं। इधर आगे के चैप्टर हमारे नहीं है, हमारा सिर्फ कंप्यूटर है। तो इन 52 क्वेश्चंस में से निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी क्वेश्चन थे, मीडियम रेंज के क्वेश्चन थे, ना टफ थे ना इजी। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे लोगों का निश्चित रूप से एग्जाम निकला होगा। वो लोग अपने नाम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के जाएंगे। अब हम लेकर आते हैं इसके बाद का, मतलब कि 15 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का वीडियो हुआ था, अब उसकी बारी है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं जल्द सेकंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।